जादुई ऐनक वाली फिल्में तो शायद आपने देखी होंगी। ऐनक लगाई और आप चले गए किसी दूसरी दुनिया में। ये तो एक आम सी ऐनक है, लेकिन एक वाकई जादुई ऐनक हम दिखाएंगे आपको आज के शो में। DW के साइंस शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। इस बहुत मुनफरिद ऐनक के अलावा सवाल में शामिल है आज साइबर हमलों को रोकने की कोशिश, आखिर शीशा टूटता क्यों है, और रंगारंग रोशनियों का शो। म्यूनिख की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एक ऐसी ऐनक पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए डॉक्टर्स मरीजों का मुआयना कर सकते हैं। ऐनक बता सकती है कि किसी मरीज के जिस्म में कोई ट्यूमर कहाँ बन रहा है, तंग शरियानों की वजह से दौरान खून कहाँ रुका हुआ है। ये जादू दरअसल ऑगमेंटेड रियलिटी है जो तिब्बी शोबे में बहुत कुछ बदल सकती है। ये है यूनिवर्सिटी क्लिनिक म्यूनिख का तहखाना, जहां सर्जरी का मुस्तकबिल डिजाइन किया जाएगा। यहाँ डॉक्टर्स के बजाय इन्फॉर्मेटिक्स के चंद तालिबे इल्म एक मसनूई ऑपरेशन कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिसके बारे में समझा जाता है कि वो ऑपरेशन थिएटर के अफाल में इनकलाब ला सकती है। इस ऐनक में नस्ब एक सॉफ्टवेयर सर्जिकल आलात को पहचानता है और सर्जनों को उनके इस्तेमाल की मालूमात फराहम करता है। प्ले वीडियो। वॉइस कमांड के जरिए तमाम हिदायत डेटा दिखाने वाली इस ऐनक के शीशों में नमूदार हो जाती है। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात को किस तरह तैयार और इस्तेमाल किया जाए। Turn the blue handle a bit. Pull back the strings and प्ले वीडियो। हिदायत के साथ साथ वजाहती वीडियो, ग्राफिक्स और तस्वीर भी दिखाएगा। इस इंफो सिस्टम की मदद से ऑपरेशन थिएटर में सबको मालूम होगा कि किसने कौन सा काम किस तरीके से सरअंजाम देना है। मुख्तलिफ किस्म की सर्जरी के दौरान मावनत करने वाले अब इस सिस्टम से स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन में भी मदद ले सकते हैं। जदीद ऑपरेशन थिएटर में अक्सर औकात ऐसे आलात मौजूद होते हैं जिनको टीम शायद मामूल में इस्तेमाल न करती हो। मालूमात फराम करने वाली इस ऐनक की मदद से आलात का तरीक़ाकार सीखने के लिए तवील हिदायत पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये मजाक नहीं है। ऑपरेशन के दौरान हम गुजारिश करते हैं कि इन आलात को इस्तेमाल करने की हिदायत ऑपरेशन थिएटर में हमेशा साथ रखी जाएं। ऑपरेशन के दौरान ही फौरन देखा जाता है कि इन आलात को किस तरह तैयार किया जाए। ये कोई अनोखी बात नहीं है, अक्सर ऐसी सूरत हाल पेश आ ही जाती है। मैं समझ सकता हूँ कि ये निज़ाम काम को कितना आसान बना सकता है। म्यूनिख की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माहिरीन की ये टीम ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी में कायदाना हैसियत रखती है, जो कि तिब के शोबे में एक इजाफी हकीकत पेश करती है। मुस्तकबिल में डॉक्टर मरीज के सामने खड़े होंगे और उसी वक्त मरीज के जिस्म का तफसीली मुआयना भी कर रहे होंगे। डॉक्टर मरीज के खून का बहाव बराह रास्त देख सकता है, चाहे शरियानों में तंगी की वजह से खून की बंदिश ही क्यों ना हो। अगर किसी को ट्यूमर है तो डॉक्टर उसके जिस्म के अंदर ट्यूमर का मुकाम देख सकता है। लिहाजा ऑगमेंटेड रियलिटी में इस ट्यूमर की जगह की शिनाख्त करने और हकीकत में तस्वुर करने से हमें उम्मीद है कि सेहत की देखभाल में बेहतरी लाई जा सकती है। म्यूनिख के इस क्लिनिक में तालिबे इल्मों के निसाब में बाकायदगी से ऑगमेंटेड रियलिटी की शमूलियत की एक और भी अहम वजह है। जब हकीकी तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी मरीजों के साथ उनके सर पर डिस्प्ले नस्ब होगा, तो वो ऑपरेशन थिएटर में बाआसानी ऑगमेंटेड रियलिटी के इस्तेमाल के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो इससे बखूबी वाकिफ होंगे। इसी दौरान डेटा दिखाने वाली ऐनक ने म्यूनिख यूनिवर्सिटी के शोबा तिब्बियात के निसाब में अपनी जगह बना ली है। अब हर तालिबे इल्म इंसानी जिस्म का जायजा ले सकता है, वो भी उसे छुए बगैर। ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी तिब के शोबे को बुनियादी तौर पर तब्दील कर सकती है। तो ये ऐनक इंसानों की फलाह के लिए बहुत मस्बत साबित हो सकती है।
اب گفتگو کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے متعلق ہی ایک اور موضوع کی. بہت سی کمپنیاں سائبر حملوں کے خطرات کا درست اندازہ نہیں لگا سکتی. اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے بھاری مالی نقصان کی شکل میں. ایک ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ کمپنیوں کے سربراہان کو ایسے حملوں کی سنگینی اور ان سے بچاؤ سے متعلق آگاہ کیا جائے. آج میں ایک کمپنی کے باس کے روپ میں ہوں جسے ایک مسئلے کا سامنا ہے کیونکہ اس کی کمپنی ایک سائبر حملے سے متاثر ہے. اس سیمولیشن یا بنائی گئی صورتحال میں آئی ٹی کمپنی IBM کی ایک سائبر سیکیورٹی ماہر ہمارے ساتھ ہیں. دیگر صحافی بھی یہاں موجود ہیں جو کمپنی مالکان کے روپ میں ہیں. تو آئیے. ہیلو بائنن ڈاکس. ہیکرز نے ایک ATM کو مفلوج کر دیا ہے. ATM کہاں ہے؟ اوکے، وہ وہاں سے بہت جلد پیسے نکال سکتے ہیں. جرمن میں 67% کمپنیوں کے پاس سائبر حملے سے متعلق کوئی سیکیورٹی منصوبہ نہیں، اور جن کے پاس ہے بھی، ان میں سے بھی فقط نصف کسی سنجیدہ حملے کے لیے تیار ہیں. جب لوگ کسی نازک صورتحال کے دباؤ میں ہوں، مثلاً کسی سائبر حملے کی صورت میں جب سافٹ ویئر کی وجہ سے سسٹم ڈاؤن ہو، تو ایسے میں یہ لوگ بالکل تیار نہیں ہوتے کہ سائبر حملے کے نقصان کو کم سے کم تر کیا جا سکے. جیولری بنانے والا جرمن ادارہ ویم پہ غالباً سائبر حملے کے لیے تیار نہیں تھا. ہیکروں نے اس کمپنی کے تمام ڈیٹا کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ ڈیٹا دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کمپنی کو تاوان کی رقم ادا کرنا پڑی. ہم کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ان کے پاس ڈارک ویب سائٹ ہو، یعنی ایک ویب سائٹ جو مکمل طور پر تیار ہو اور ہنگامی صورتحال میں فوراً ایکٹیو کر دی جائے. ڈینش شپنگ کمپنی مائرسک جرمن کمپنی ویمپے کے مقابلے میں سائبر حملے کے لیے بہتر انداز سے تیار تھی. ایک نامعلوم سافٹ ویئر نے اس کمپنی کا IT سسٹم مفلوج کر دیا، مگر کمپنی کے پاس ہنگامی صورتحال کے لیے پہلے سے طے کردہ منصوبہ موجود تھا جس میں صارفین کے رابطے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال تھا. اس طرح اس صورتحال میں بھی کمپنی کا کام چلتا رہا. 100% یقینی شے کوئی نہیں. سیکیورٹی کی سطح کسی کمپنی کے اس عمل میں پنہا ہے کہ وہ کتنا رسک لے سکتی ہے، مگر ہم یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ کسی مشکل صورتحال میں نقصان کو محدود کیسے کیا جائے گا. ہمارے بینک کے ایک سینئر اہلکار کی جانب سے ایک مشتبہ ای میل موصول ہوئی ہے. اسے ہیکروں کی جانب سے بلیک میل کیا گیا ہے کہ بینک سے چند ہی گھنٹوں میں پیسے ان جرائم پیشہ ہیکرز کو منتقل کر دیے جائیں، مگر ہم بھانپ چکے ہیں کہ یہ ای میل ناقص ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطرات مسلسل بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ IBM بھی نشانے پر ہے، کیونکہ اب ہم ڈیجیٹل سوسائٹی قائم کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہیکروں کے لیے حملوں کے زیادہ مواقع نکل رہے ہیں. مثال کے طور پر فشنگ میسیجز کے ذریعے 1/3 سائبر حملے فشنگ ہوتے ہیں. ہم نے کوشش کی مگر ہم حملہ روک نہ پائے. ہم ناکام ہو گئے. ہم نے یہاں ایک حملے کا مظاہرہ کیا ہے جس میں کاروباری دورہ کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس میں ایک جعلی وائی فائی بنائی گئی ہے. کاروباری مسافر سمجھ رہا ہے کہ اس نے ہوائی اڈے کا وائی فائی استعمال کیا ہے، مگر حقیقت میں ہیکرز نے ہوائی اڈے کے آفیشیل وائی فائی جیسا دکھنے والا ایک وائی فائی نیٹ ورک بنا رکھا ہے. یہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں تھا، پر میں جیسی توقع کر رہا تھا ویسا دلچسپ بھی نہیں تھا. مگر میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا. ایک کمپنی کے CEO کو بہت سی معلومات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، بہت سی باتوں کو ایک ساتھ دھیان میں رکھنا چاہیے، اور وہ بھی تیزی کے ساتھ. ہر منٹ کی قیمت ہے اور اس کا نتیجہ پیسہ کھونا ہے. خیر، یہ تھی سائبر حملے کی ایک سیمولیشن. اب وقت ہے بریک کا، لیکن کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو کہ آخر مختلف دھاتوں کی نسبت شیشے سے بنی اشیاء آسانی سے کیوں ٹوٹ جاتی ہیں. فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں. پانی پینے کے لیے گلاس ہو، کوئی آئینہ یا پھر شیشے کا بنا کوئی ڈیکوریشن پیس،
अगर एहतियात ना की जाए तो शीशे से बनी अशिया आसानी से टूट जाती हैं। आखिर शीशे में ऐसा है क्या कि ये लचकदार नहीं होता और टूट जाता है? तो शीशा आखिर टूटता क्यों है? पहले हम ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है। कोई भी आम शीशा रेत, सोडे, चूने और पुराने शीशे से बनाया जाता है। पहले सब कुछ पीसा जाता है, फिर ये पाउडर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा दर्जा हरारत पर पिघलाया जाता है। हिद्दत की वजह से मुख्तलिफ अज्जा आपस में जुड़कर एक नर्म मादे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसे बोतलों, पानी पीने के बर्तनों या खिड़कियों के शीशों समेत कोई भी शक्ल दी जा सकती है। शीशा गर्म हो तो लचकदार होता है, उसे मोड़ा जा सकता है। ठंडा होने पर वो सख्त और गैर लचकदार हो जाता है। फिर बहुत ज्यादा दबाव पड़े तो ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं कर सकता बल्कि टूट जाता है। दबाव की एक शक्ल ऊंचाई से गिरना भी है। अक्सर शीशे टूट जाते हैं। दर्जा हरारत का बहुत ज्यादा फर्क भी शीशा तोड़ देता है। शीशे और महलूल के टेम्परेचर में फर्क बहुत ज्यादा हो तो शीशे के अचानक बहुत ठंडा या बहुत गर्म हो जाने का नतीजा यही होता है। इसीलिए शीशे के ठंडे ग्लास में बहुत गर्म पानी डालने का नतीजा अच्छा नहीं होता। किसी धात के मुकाबले में शीशे में से हरारत का गुजर बड़ी मुश्किल से होता है। शीशे के किसी गर्म ग्लास में ठंडा पानी डाला जाए तो ग्लास की अंदरूनी सतह अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती है, लेकिन बैरूनी सतह गर्म ही रहती है। यूं शीशे में एक तनाव पैदा हो जाता है। फिर बैरूनी सतह पर पैदा होने वाली मामूली दरारें फैलने लगे तो शीशा बिलाखिर टूट जाता है। आवाज भी शीशा तोड़ सकती है। इसके लिए एक खास फ्रीक्वेंसी, आवाज का बहुत ऊंचा और मुसलसल होना सभी लाजमी होते हैं। इस तरह की सूरत हाल में शीशे में ऐसे उतार चढ़ाव पैदा होते हैं जैसे इस पुल की सतह पर। अगर ये उतार चढ़ाव काफी देर तक कायम रहे तो नतीजा वो अमल होता है जिसे गूंज का अलमिया कहते हैं, यानी शीशा टूट जाता है। और हाँ, किसी जगह कोई खामी या हल्की सी भी दरार मौजूद हो तो शीशा आसानी से टूट जाता है। लेकिन अगर जरूरी हो तो ऐसे भी। तो शीशे की अशिया एहतियात से इस्तेमाल करना ही अच्छा है। अब लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको रोशनियों के हैरानकुन करतब। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आजाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिए और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से dw.com/urdu। क्रिस्टोफर बाउडर ने डीप वेब लाइट इंस्टॉलेशन बर्लिन के एक साबका बिजली घर क्राफ्टवर्क में नस्ब कर रखी हैं। यहाँ आने वाले मौसीकी की लय पर लेजर की मदद से शुआओं और नुक्तों के करतब देखते हुए मशहूर हो जाते हैं। अगर हम इंटरनेट का तस्वुर करें तो क्या हमारे जहन में ये शबीह बनेगी? ये हैरानकुन लाइट इंस्टॉलेशन डीप वेब के नाम से मंसूब है और यहाँ लेजर बीम्स मुख्तलिफ नुक्तों पर एक खास रब्त से पड़ती है। ये फन है क्रिस्टोफर बाउडर का और मौसीकी रॉबर्ट हेनके की। हमारा ख्याल था कि डेटा के बहाव को एक शक्ल दी जाए मगर उसे बहुत साइंसी ना कर दिया जाए। 10 मीटर बुलंद इस इंस्टॉलेशन में बर्लिन के क्राफ्टवर्क के इस हाल का 600 मुरब्बा मीटर इलाका लाइट एंड साउंड के लिए मुख्तस है। इन फनकारों ने जानबूझकर सन 60 की दहाई का ये बिजली घर अपने फन के मुजाहरे के लिए मुंतखब किया। ये बिजली घर एक तरह से सनती कैथीड्रल है जो इसे किसी भी दूसरी जगह से मुमताज बनाता है, यानी एक स्याह नुमाइश का। इस तरह सबकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर इंस्टॉलेशन पर होती है। फिर यहाँ रोशनी दीवारों से भी मुनक़िस होती है। क्रिस्टोफर बाउडर रोशनी से बेहद मुतासिर हैं। वो इस डिजिटल जादूगरी का मुजाहरा ताइवान, पेरिस, मेक्सिको और चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में भी कर चुके हैं।
सन 2014 में दीवारें बर्लिन के इन्हदाम की 25वीं सालगिरह पर उनकी इंस्टॉलेशन लिश्ट ग्रेंसे या रोशन सरहद को शह सुर्खियों की जीनत बनाया गया। अपने भाई मार्क के साथ उन्होंने 8000 दमकते गुब्बारे इस्तेमाल करते हुए साबका दाखिली सरहद पर अपने फ़न का मुजाहरा किया। क्रिस्टोफर बाउडर ने अपना एक साउंड स्टूडियो भी कायम कर रखा है, जहां वो और उनके 30 दीगर साथी नई इंस्टॉलेशंस के लिए नए तस्वुरात को जन्म देते हैं। सभी को बल्ब्स, एलईडीज, स्ट्रिप लाइट्स और रोशनी की शौक का पता होता है। इनको जोड़कर पेचीदा और 3D अशकाल बनाई जा सकती हैं। इन्हें हरकत दी जा सकती है। मुझे ये तस्वुराती अशकाल बहुत पसंद हैं। उनकी डीप वेब इंस्टॉलेशन में, जो उन्होंने सन 2016 में मुतारिफ कराई, 175 मोटर पावर्ड ऑर्बिट्स हैं और 12 हाई पावर्ड लेजर नस्ब हैं। मुझे इससे ब्लेड रनर याद आ गया, या जैसे तबाही के बाद का कोई मंजर। आप फकत आवाज सुनते हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते हैं तो रोशनियाँ देखते हैं। कमाल है। ये कोई ख्वाब कदा है, जैसे इस्तगराकी हालत, पुरसुकून। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये खुशकिस्मत हैं, यहाँ आने वाले जितनी देर चाहें यहाँ ठहर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन 30 मिनट के लूप के साथ मुसलसल चलती रहती है। तो कैसा लगा आपको हमारा शो? कौन सी रिपोर्ट थी सबसे ज्यादा दिलचस्प? जरूर बताएं #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सवाल का खुसूसी पेज हमारी वेबसाइट tw.com/urdu पर। अब दीजिए हमें इजाजत, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइंस की दुनिया की मजीद हैरत अंगेज रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।